नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परेश चतुर्वेदी। सियासत की लिहाज से आज मायावती को एक और बड़ा झटका लगा। ब्रजेश पाठक आज बीजेपी में शामिल हो गए। सियासी तूफान के साथ नदियों ने भी कोहराम मचाया हुआ है। गंगा हो या यमुना, चारों तरफ नदियां कहर बरपा रही हैं। खबरें कुछ और भी होंगी आपसे जुड़ी हुई। और हां, एक खबर और होगी, कैसे स्कूल तब्दील हो रहे हैं तबेलों में। करते हैं आगाज खबरों की खबर का। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद आर.के. चौधरी और अब ब्रजेश पाठक एक के बाद एक मायावती के सिपहसालार मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। यह मायावती की राजनीतिक असफलता है या विपक्षी दलों की साजिश? लेकिन ब्रजेश पाठक के रूप में मायावती का एक ऐसा मोहरा गिरा जिसने मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में खासी भूमिका अदा की थी। लेकिन ये सियासत है और यहां सब कुछ जायज है। रविवार को आगरा में बीएसपी की रैली में पार्टी अध्यक्ष मायावती के ठीक बगल में खड़े ब्रजेश पाठक 24 घंटे बाद ही दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बगल में खड़े हो गए। आगरा में बीएसपी का मंच था और दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर। बस एक झटके में बहुजनवादी नेता भाजपाई हो गया। यूपी की बिसात पर मायावती के हाथी की चाल को ठोकर लग गई और पार्टी का एक बड़ा जातिवादी नेता, ब्राह्मणवादी नेता हाथी से उतरकर हाथ में कमल लिए खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साथी जो उत्तर प्रदेश के पैमाने पर अभी दूसरे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वहां मन से काम नहीं हो रहा था, उपेक्षित भाव था, तो मुझे लगा कि यही अपना घर है, इसलिए सबको लग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहिए, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना चाहिए और एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जुट रहे हैं। दरअसल यूपी की बिसात पर बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि वो बीएसपी को ब्राह्मण विरोधी पार्टी के खांचे में धकेलती रहे। लिहाजा इस एक दांव से बीजेपी ने माया की कई चालें खराब कर दी। 2004 में उन्नाव से बीएसपी सांसद रहे पाठक 2009 में जब चुनाव हारे तो पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन राज्यसभा में दोबारा मौका नहीं मिला तो ब्रजेश पाठक नाराज हो गए और हाथी से उतरने के मौके तलाशने लगे। मौका मिला तो कमल को थाम लिया। हालांकि बीजेपी में ब्रजेश पाठक का रास्ता बेहद सरपट नहीं होगा। बीजेपी के कई नेता इन्हें आपराधिक चरित्र का मानते हैं और बीएसपी के बाहुबली नेताओं में इन्हें शुमार करते हैं। जाहिर है विपक्ष अब उन आरोपों की याद दिलाएगा और बीजेपी को जवाब के लिए दलीलें गढ़नी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। बात चाहे मायावती की हो या मुलायम सिंह की, सियासत में ऐसा होता है। कश्ती जब भंवर में होती है तो माझी भी सहारा छोड़ने लगता है, क्योंकि सियासत में भय का समावेश होता है और ये भय ही है जिसका मायाजाल बिछाकर ये तमाम सियासी दल मतदाताओं को अपने पाले में लाते हैं। क्योंकि अगर वे कहीं और जाते तो फिर उनको दूसरे दलों का भय, जातियों का भय, धर्म का भय, और अब तो चुनाव है, फिर ये भय होना लाजमी है। बिसात पर अब की बार है भय की सियासत। भय यानी डर, यानी ऐसा फोबिया जो वोट पैदा करता है। इससे डरी जनता देती है वोट, देती है जनादेश। जैसे जैसे चुनाव की आहट तेज होती जा रही है, इसी भय को सियासी दल अपनी यूएसपी बना रहे हैं।
पुराने मुद्दे मसलन सबका विकास सबका साथ, सर्वजन हिताय, हर हाथ को रोजगार जैसे नारे हवा हो रहे हैं और उनकी जगह ले रहा है भय का ये घेरा उन तमाम और दलित जातियों के इर्द गिर्द कसा जा रहा है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया और प्रचार के दौरान चुप्पी साधे रहते हैं। अब जरा अपने जहन पर जोर डालें, थोड़ा फ्लैशबैक में चलें, डर के सवाल का जवाब खुद ब खुद हाजिर हो जाएगा। आइए नजर डालते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आगरा रैली पर। यहाँ उन्होंने अपने सबसे मजबूत दुर्ग में डर को ही अपना हथियार बनाया। बोली मोदी सरकार उनका आरक्षण खत्म कर सकती है, केंद्र सरकार आतंकवाद और कश्मीर की आड़ लेकर पाकिस्तान से युद्ध भी छेड़ सकती है। ये वही मायावती है जो लोकसभा चुनाव में सर्वजन हिताय का नारा लेकर मैदान में उतरी थी, पर चुनाव में मिली करारी शिकस्त ने उन्हें डर को हथियार बनाने को मजबूर कर दिया। डर सिर्फ माया को है, ऐसा नहीं। जो दम भरते हैं कि उनके पास संगठन भी है और सत्ता भी है, वो भी भय खा रहे हैं। डर का फोबिया उन पर भी हावी है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत की। आगरा के युवा दंपति सम्मेलन में भागवत ने सीधे नहीं पर संकेतों में डर का एहसास कराया। हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की सलाह दी, फ्रांस का उदाहरण दिया। कहा वहाँ 2 तरह की संस्कृतियां हैं, जिसमें पहली का फर्टिलिटी रेट 1.8 और दूसरी का 8.1 है। 25 साल बाद दूसरी वाली संस्कृति लुप्त हो जाएगी। संघ को हम बरी भी कर सकते हैं क्योंकि वो हिंदू संगठन है, ऐसी बातें करेगा ही। लेकिन विसात पर हम बीजेपी को नहीं छोड़ सकते। बीजेपी विधायक संगीत सोम का हाल ही में आया हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला वीडियो, शाह के डर का बिहार संस्करण तो सबको याद होगा। इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में उनके साथ क्या हुआ ये सभी को पता है। सपा डर से अछूती हो ऐसा नहीं, सपा को भी डर खाया जा रहा है। तभी तो कौमी एकता दल को पहले नाना, फिर जैसे ही ओवैसी ने यूपी में कदम रखा, कौमी एकता के लिए हाँ हाँ का तराना गूंजने लगा। हालांकि इस मुद्दे पर यादव कुनबे में थोड़ी खलबली मची है। अंततः हिंदी फिल्मों की हैप्पी एंडिंग की तरह अब कुछ ठीक हो गया। विसात पर नेताओं की डरी सहमी सियासत धीरे धीरे अपना असली मकसद प्रकट कर रही है। रफ्ता रफ्ता बदल रही है मोहरों की जगह और उस जगह पर डर है। समूचा नेता दूरदर्शी है, तभी चुनाव से पहले वो डर को सियासी मोहरा बना रहा है। असल में नेताओं ने ये फॉर्मूला अपना कर देख लिया है कि भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन में डर का नुस्खा बेहद उपयोगी साबित हुआ है। इसे नेताओं की खोज भी मानी जा सकती है। वो मान गए हैं कि विचार और सिद्धांत की अपेक्षा जाति के नाम पर लोग उनका ज्यादा समर्थन करेंगे। बस यही बात उन्होंने मजबूती से पकड़ ली। विश्वास से हटने से पहले मेरे जहन में प्रगतिशील कवि धूमिल की कविता का वो हिस्सा घुमड़ रहा है जिसकी लाइनें कुछ इस तरह हैं। लेकिन वो हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे आदमी की कीमत नहीं समझते, अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से तो कभी हाय से। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। ये बात तो रही सियासत की, जो इंसान के दिमाग की उपज होती है, जिसकी बिसात तमाम सियासतदान बिछाते हैं। लेकिन बात करेंगे अब दूसरे तूफान की, जो कुदरत की है, जिस पर इंसान का अख्तियार नहीं है। जी हां, उत्तर भारत में नदियां कहर बरपा रही हैं। गाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा ने गाजीपुर के डीएम साहब को भी नहीं बख्शा। उनके बंगले में भी गंगा का पानी दस्तक दे रहा है। इलाके की सड़क पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। गंगा का रौद्र रूप देख डीएम भी हैरत में पड़ गए हैं। गंगा का बहाव तेज हो गया है और गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रही है। शहर के कई हिस्सों के साथ डीएम गाजीपुर संजय खत्री का बंगला भी
बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ का पानी गाजीपुर के तमाम गांवों के साथ शहरों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। बाढ़ का कहर इस बार प्रदेश के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह के विधानसभा जमानिया में भी देखने को मिला है। 50 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। एक तरफ गंगा तो दूसरी तरफ कर्मनाशा नदी उफान पर है। यहाँ पर बाढ़ ने 25 गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है। डीएम संजय खत्री ने सभी आला अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित गाँव को खाली कराने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने बताया कि 200 गाँव के 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांव जमानिया क्षेत्र है, जहां 25 गांव के लोगों को खाली करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि माता टीला बांध से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बाढ़ पिछले 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। हमारे जनपद में लगभग 200 गांव बाढ़ की चपेट में है और 1,49,000 की जनसंख्या बाढ़ की चपेट में है। लगभग 11,000 लोग पानी से घिरे हैं और 3,000 के आसपास पशु। लगभग 5 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है माता टीला बांध से, जिससे आने वाले दिनों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो जो भी गंगा किनारे के गांव जहां पर पानी एंटर कर गया है, वो वहां से गांव को खाली करके बाढ़ राहत केंद्रों पर आ जाए, ताकि जान माल की रक्षा की जा सके। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना एनडीआरएफ की टीम को भी लगा दिया गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि बीते कई सालों में बाढ़ के आंकड़े क्या है। तोड़ सकती है 38 साल का रिकॉर्ड। गाजीपुर में 1978 में आई थी बाढ़। गाजीपुर में 2013 में आई थी बाढ़। साल 1978 की बाढ़ ने मचाई थी तबाही। कहां से छोड़ा गया पानी? माता टीला से छोड़ा 5 लाख क्यूसेक पानी। गाजीपुर में खतरे के निशान से 63.01 मीटर ऊपर। बाढ़ के कहर को अगर कुदरत का कहर कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि हजारों लोग घर से बेघर हो गए। कुछ लोगों का तो सब कुछ तबाह हो गया और खुद असहाय हो गए। ऐसा नहीं है कि राहत बचाव कार्य नहीं चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुदरत के कहर के आगे हर कोई, हर संसाधन बेबस नजर आ रहा है। गाजीपुर से के न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। नदियां संवेदनहीन हो सकती हैं, क्योंकि वो नहीं देखती कि किसका घर उजड़ रहा है और किसकी रोजी रोटी छिन रही है। क्योंकि जिस पर हमारा अख्तियार नहीं, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन जिस पर अख्तियार है उसके बारे में न सिर्फ कहा जा सकता है, बल्कि उसके बारे में विस्तार से बताया जा सकता है। और ऐसी ही एक कहानी समाज में मरती हुई इंसानियत की। कानून के जो रखवाले हैं वही कानून का चीरहरण करने में लगे हैं। खबर बिजनौर से है। एक बार फिर है आदमी पर हावी यहां खाकी वर्दियां। देखिए। वो बेहोश है, पूरी तरह बेहोश। उसकी बेहोशी हर बार दिखती है। नहीं तो भला होश वाला कोई आदमी किसी बीमार को जूते मारता क्या? वो अगर होश में होता तो सड़क किनारे निढाल पड़े युवक के गालों पर थप्पड़े बरसाता क्या? वो होश में होता तो जमीन पर पड़े इस युवक के चेहरे पर लात मारता क्या? वो होश में होता तो इस युवक के बाल पकड़कर खींचता क्या? नहीं ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बेहोश है। वो जिसके बदन पर सरकारी वर्दी चढ़ी है, वो जिसके हाथ में सरकारी डंडा है, वो जो कानून की भाषा बोलता दबंग है, बेहोश है। बिजनौर के स्योहारा में उसने बेहोशी में ही तांडव किया। इलाके के मुरादाबाद रोड के किनारे किसी हादसे के शिकार युवक को लात मारता रहा, थप्पड़ मारता रहा, उसके बाल पकड़कर खींचता रहा। ये बेहोशी यूं ही नहीं है। ये बेहोशी छाती है पावर के गुमान में,
ये बेहोशी आती है सिस्टम की सड़ाद से, ये बेहोशी आती है भ्रष्टाचार की ताकत से, ये बेहोशी आती है हुकूमत की लाचारी से, ये बेहोशी आती है अधिकारियों के लिजलिजेपन से, ये बेहोशी आती है सरकार के पिलपिलेपन से। तो बेहोश है पूरा महकमा, बेहोश है पूरी सल्तनत, सब बेहोश है। वहां खड़े लोग भी बेहोश ही थे, वरना इस वर्दी वाले की इस करतूत के बाद उसकी बेहोशी न झाड़ते थे। वो वर्दी वाला जिसने जूते मारे, थप्पड़ मारे, बाल खींचे और वहीं छोड़कर चला गया, अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, उसकी बेहोशी उतार न देती वो भीड़ जो वहां खड़ी थी। दरअसल वो भीड़ भी बेहोश थी। और अब जब वीडियो वायरल हो गया, मीडिया चीखने लगा, तो एसपी साहब की बेहोशी थोड़ी कम हुई। इस बेहोशी के टूटने का गम हो गया। झट से आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर। एसपी साहब, आपके साथ किसी आम आदमी ने ऐसा सलूक किया होता, आपके साथ छोड़िए साहब, आपके इसी सिपाही के साथ किसी आम आदमी ने ऐसा ही सलूक किया होता, तो उसका क्या हश्र करते आप लोग, जरा ये बता दीजिए। आम आदमी के सिर पर वर्दी वाले के जूते पर लाइन हाजिर और वर्दी वाले के सिर पर आम आदमी के जूते, तो फिर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद। तो यही लोकतंत्र है ना एसपी साहब। जहीर अहमद, के न्यूज, बिजनौर। एक बार फिर कहानी उस दर्द की जिस दर्द का जिक्र ब्रेक से पहले हमने किया था। मरती हुई इंसानियत का। कुछ गंदे लोग किसी इंसानी जिस्म को खेलने का खिलौना समझते हैं और उसकी आत्मा तक को तार तार कर देते हैं। एक लड़की के साथ फिर से हुआ है गैंगरेप। पुलिस जागी, लेकिन तब जब परिजनों ने उन तक अपने दर्द की दास्तां को सुनाया। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में अपराधों की तादाद लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। इस बार गैंगरेप की घटना से देवभूमि शर्मसार हुई है। खटीमा में जनजाति क्षेत्र की लड़की के साथ 9 लड़कों ने तमंचे के बल पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल मामला 14 अगस्त का है, जब पीड़िता अपनी बहन के साथ शौच के लिए गई थी। तभी गांव के कुछ लड़कों ने तमंचे के बल पर लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और किसी को भी सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दे दी। धमकी के डर से लड़की कई दिन तक बात को छुपाए रही, लेकिन जब लड़की के बदले व्यवहार का कारण घर वालों ने पूछा तो उसने छेड़छाड़ का मामला बताया। परिजनों ने फोन करके पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने जांच की तो मामला गैंगरेप का निकला। शौच के लिए गए उनके पीछे खेत में, वो भी ज्यादा दूर नहीं था, वैसे था थोड़ा ही दूर। तो वहीं पे गए, से कुछ लड़के आए और हमारे साथ में कुछ नहीं बोला, सीधे मेरा मुंह बंद कर लिया और उसकी गनपटी में तमंचा रख दिया और उसको धमकी दी कि अगर तूने घर वालों को बताया तो तेरा भी यही हुआ करेंगे। वहीं पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 14 तारीख को शौच के लिए गई लड़की को गांव के लड़कों ने मुंह बंद करके पकड़ लिया और तमंचे के बल पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी बहन को धमकी दी कि अगर वो ये बात किसी को बताती है तो उसका भी यही हाल किया जाएगा। वहीं मेडिकल परीक्षण कर रही चिकित्सक ने बताया कि लड़की का मेडिकल चेकअप किया गया है, जिसमें लड़की के साथ रेप की पुष्टि हुई है। एक पुलिस के द्वारा एक पीड़िता को हमारे हॉस्पिटल में लाया गया, उसको हम लोग चेक करें, उसके बाद उसकी जांच के लिए हम लोग आगे को भेज देंगे। लड़की नाबालिग है? ये सब चीजें भी अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। लड़की को एक्सरे के लिए हम लोग उसके बाद ही पता चल पाएगा। 9 लोगों के गैंगरेप किए जाने की वारदात सामने आ जाने पर ऊधम सिंह नगर के एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम को 5 बजे हमारे 100 नंबर पर सूचना आई थी कि
हैदराबाद गांव थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ की घटना हुई है और इस सूचना पर 100 नंबर ने तुरंत थाने को बताया, थाना प्रतिमा को, जहाँ से पुलिस तुरंत रवाना हुए। अब तक महानगरों और शहरों में गैंगरेप की घटनाएं हो रही थी, लेकिन जनजातीय युवती के साथ हुए गैंगरेप ने देवभूमि पर बढ़ रहे अपराधों की तरफ इशारा किया है। देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह के मामलों का बढ़ना चिंता का विषय है। के न्यूज के लिए खटीमा से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबरों की खबर में वो खबर जिसे सुनकर और देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक तरफ जहां सरकारें शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही हैं, लेकिन शिक्षा के ही मंदिर भ्रष्टाचार के चलते तबेलों में तब्दील हो। अब आप जरूर सोच रहे होंगे, तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यही तो बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे तबेलों में बच्चों का भविष्य क्या। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, देखिए। महाराजगंज के धनेवा धनई प्राथमिक स्कूल की ये तस्वीरें बदहाली की साफ गवाही पेश कर रही हैं। स्कूल में पशुओं का अवैध कब्जा है, तो वहीं चौक का जूनियर हाई स्कूल तो इससे एक कदम आगे है। यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये विद्यालय है या बिजली घर। ये स्कूल बिजली के सामान से भरा पड़ा है। फिलहाल यहाँ पढ़ाई हो तो कैसे? सवाल तो इस बात का है कि क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। बता दें कि ये स्कूल अच्छी खासी रकम में किराए पर बिजली विभाग को दे दिया गया है। वहीं यहाँ के अध्यापक घरों में आराम फरमा रहे हैं। अध्यापक ने आए हैं तो पढ़ाई भी नहीं होता है और सारे रूम में बिजली का सामान रखा हुआ है और ना टीचर आते हैं ना पढ़ाई होता है। यहाँ के हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस हाल में विभाग को ऐसे स्कूल बंद कर देने चाहिए। वैसे अगर घर बैठकर नौकरी करनी है तो महाराजगंज शिक्षा विभाग से जुड़ जाइए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ के टीचर्स के कामकाज पर प्रशासन भी संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझता। तो लगता है कि वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक जो नियुक्त हैं और प्रधानाध्यापक हैं वो ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। इसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी को भेज के मैं कराता हूँ और संबंधित जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा के मामले में इस तरह का मजाक होनहारों के साथ किसी बड़े खिलवाड़ से कम नहीं है। सरकार को इस मसले पर सतर्क होना होगा, वरना शिक्षा पर खर्च किए जा रहे भारी भरकम बजट का कोई फायदा न होगा। महाराजगंज से के न्यूज के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।